सो हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्यानी एंड वेलकम टू दिस स्टडी क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश डीएलएड के द्वितीय वर्ष का सब्जेक्ट जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण, जिसकी इकाई नंबर 4 यूनिट नंबर 4 का नाम है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की तैयारी। पर्यावरण अध्ययन की टीचिंग की तैयारी कैसे की जाती है इस यूनिट में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो बढ़ते इसकी ब्लूप्रिंट की ओर, जिसकी ब्लूप्रिंट कुछ इस प्रकार है। इसमें से कुल 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस यूनिट में से कुल 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस 3 पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, वन वर्ड हो सकते हैं या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हो सकता है। जिसमें कितने पूछे जाएंगे? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब यह क्या है? एक इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इसमें से टोटल 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे देना चाहती हूँ। अगर आप एमपी डीएलएड के, मध्य प्रदेश डीएलएड की 100% तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स, पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चंस विद आंसर, साथ साथ वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल किए जाएंगे। तो कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड करके हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है पर्यावरण की प्रकृति क्या है। पर्यावरण यानी होता है इन्वायरमेंट, की प्रकृति क्या है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं। तो ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। क्या है? इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है और बहुविषयक है, मल्टीडिसिप्लिनरी है और बाल केंद्रित है। यह क्या है? एक चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस है। क्या? पर्यावरण की प्रकृति एक चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस है, जिसमें बच्चों को ध्यान रखकर ही क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्योंकि बच्चे जितना पढ़कर नहीं समझते, उससे ज्यादा वह देखकर सीख जाते हैं। लर्निंग बाय डूइंग मेथड से बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। मतलब कुछ भी कर ज्यादा सीखते हैं। खेल कूद द्वारा बहुत सी चीजें वो सीख लेते हैं पर्यावरण में। यह विज्ञान, यह क्या? साइंस, सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडी और पर्यावरण पर्यावरण शिक्षा को जोड़कर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। पर्यावरण शिक्षा वगैरह को या साइंस को जोड़कर, सोशल अध्ययन को जोड़कर क्या करता है? व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, फिजिकल नॉलेज प्रदान करता है बच्चों को। कौन? पर्यावरण। यह रटने के बजाय, यह बच्चों को रटने की बजाय अवलोकन यानी देखकर, छूकर, समझकर क्या बच्चे बहुत अच्छे से कुछ भी सीख पाते हैं। अन्वेषण यानी होता है इंक्वायरी करके। बच्चे प्रकृति में इंक्वायरी कर भी बहुत सी चीजें सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं, मतलब क्षेत्र भ्रमण पे जा रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? उस क्षेत्र के बारे में टीचर से जानकारी पूछेंगे। मैम, ये कौन सा प्लांट है? इस प्लांट का नाम क्या है? इस प्लांट में कौन से फ्रूट लगते हैं? इस प्लांट की क्या यूजेस है? यह सब क्या करेंगे? बच्चे उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे, खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे। तो यह उसका एग्जाम्पल था। किसका? अन्वेषण का, इंक्वायरी का। वह किससे सीख सकेगा ये इंक्वायरी करना? पर्यावरण से हमारे। और स्थानीय अनुभव, स्थान के जो अनुभव होते हैं उसके बारे में भी उसको क्या होंगे? उससे जानकारी प्राप्त होंगी। किससे? इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। पर्यावरण क्या? सीखने पर जोर देता है। कौन कौन से प्रोसेस से? अवलोकन वाली प्रोसेस से। अवलोकन यानी देखकर, छूकर, महसूस करके। इंक्वायरी से खोजबीन कर भी बहुत सी चीजें सीख लेता है और स्थानीय ज्ञान का, स्थानीय अनुभव को भी क्या कर लेता है? बहुत विकसित कर लेता है। किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से, पर्यावरण प्रकृति के माध्यम से। जिससे बच्चों के समग्र विकास होता है। पूर्ण रूप से क्या? समग्र यानी पूर्ण रूप से बच्चों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। किसके द्वारा? पर्यावरण के द्वारा। जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के क्या कंपोनेंट्स है? जैसे ह्यूमंस, देखो ह्यूमंस में इंडिविजुअल, फैमिली आती है, कम्युनिटीज आती है, रिलीजन्स आते हैं, जो भी धर्म होते हैं, एजुकेशनल आते हैं, इकोनॉमिक्स आती है और पॉलिटिकल सिचुएशंस आती है। साथ साथ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन ने क्या क्या बनाया है? ह्यूमन द्वारा बनाए गए संसाधन में क्या क्या आता है? बिल्डिंग्स आती है, पार्क आता है, ब्रिज आता है, रोड आता है, मोन्यूमेंट आता है और इंडस्ट्रीज आती है। और नेचर्स यानी प्रकृति द्वारा क्या क्या प्राप्त होता है हमें? नेचर से,
नेचर से हमको क्या क्या प्राप्त होता है, जैसे वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स प्राप्त होती है। ये क्या है, नेचुरल सोर्स है इन्वायरमेंट से मिले हुए। ये ह्यूमंस है, ह्यूमंस द्वारा बनाए गए संसाधन में बिल्डिंग्स, रोड्स ये सब आते हैं। और इतने टाइप्स होते हैं ह्यूमंस में, फैमिली आती है, कम्युनिटीज आती है, रिलीजन्स आते हैं, सोशल आता है, समाज आता है। इन सब में किसमें, पर्यावरण अध्ययन में, पर्यावरण शिक्षण में, साइंस या ईवीएस में हमको ये सब पढ़ाया जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने हेतु पाठ्य सामग्री क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती है। पर्यावरण शिक्षण सीखने के लिए कौन कौन सी पाठ्य सामग्री का यूज होता है। तो पर्यावरण शिक्षण प्रदान करने हेतु, पर्यावरण का जो शिक्षण है उसको प्रदान करने हेतु, सीखने हेतु हम हमें कौन कौन से सामग्री का क्या करते हैं, क्रियाओं का क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें पाठ्य सामग्री क्रियाएं को करिकुलर एक्टिविटीज, व्यवहारिक अनुभव यानी फिजिकल जो अनुभव होते हैं हमको उसके बारे में, संवेदनशीलता समझना या भावुकता या किसी को भी कुछ भी समझना या भावुकता से या विनम्र तरीके से, उसको क्या कहते हैं, संवेदनशीलता कहते हैं। और रचनात्मकता का क्या करते हैं, विकास करते हैं। किसमें, बच्चों में। क्या, पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने हेतु पाठ्य सामग्री क्रियाएं। मुख्य क्रियाएं इस प्रकार है, मुख्य क्रियाएं कुछ इस प्रकार है। जैसा आता है इको क्लब्स गतिविधियां, जिससे बच्चे क्या करते हैं, खोजबीन करके बहुत सी चीजें क्या करते हैं, सीख लेते हैं कि इसका यूज ऐसे होगा, इसको ऐसे यूज करना पड़ता है। बहुत सी चीजें जैसे अच्छे यूजेस, बुरे यूजेस, कि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा होता है, इसको कैसे देखभाल करनी चाहिए इसकी, यह सब क्या करते हैं हम इसमें पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्राकृतिक भ्रमण, फील्ड ट्रिप। जैसे फील्ड ट्रिप, बच्चे कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो बहुत सी चीजें क्या करते हैं, टीचर्स लोग से पूछते हैं। फील्ड ट्रिप पे जाते हैं तो बहुत सी चीजें पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं जा रहे हैं हम घूमने, कोई मंदिर, टेम्पल वगैरह, तो मैम ये कौन से भगवान की मूर्ति है या ये कौन सा महल है, ये सब क्या करते हैं बच्चे टीचर्स से पूछते हैं। मतलब फील्ड ट्रिप से क्या होता है, उनका बहुत से जो नॉलेज होता है, फिजिकल जो नॉलेज होता है उसका क्या करते हैं, वो इम्प्रूवमेंट करते हैं या विकास करते हैं। इंक्वायरी द्वारा, अन्वेषण द्वारा बच्चे क्या करते हैं, उसका फील्ड ट्रिप का बहुत यूजेस होता है इस प्रक्रिया में। यह क्या है, मुख्य प्रक्रिया है किसकी, पाठ्य सामग्री क्रियाएं की। वृक्षारोपण यानी होता है प्लांट लगाना। बच्चे बहुत सारे प्लांट लगाएंगे तो उनको क्या होगा, उस प्लांट के बारे में जानकारी होगी कि यह प्लांट का नाम ये है, इससे ये फ्रूट्स हमको मिलते हैं, इससे ये लाभ होते हैं, इससे ये हानि है, ये इस दवाई के लिए काम में आते हैं, यूजफुल होते हैं या यूज किए जाते हैं। इससे क्या होंगे, बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा, उनको बहुत सी चीजों का क्या होगा, ज्ञान होगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं या अन्वेषण कर रहे हैं। फोर्थ है पोस्टर मेकिंग। जब कभी हम कोई भी पोस्टर बनाते हैं तो ऐसे ही उठा लेंगे हम कौन सा भी पेन कागज और बना लेंगे कोई भी तस्वीर, ऐसे थोड़ा होता है पोस्टर मेकिंग कार्य। पोस्टर मेकिंग करने के लिए हमको क्या करनी चाहिए, पहले तो उस जो हम सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसके बारे में हम पूरी स्टडी करते हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लाभ है, क्या हानि है, इसके क्या यूजेस है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल क्या करते हैं, समझ लेते हैं। और फिर हमारा पोस्टर बनाने का कार्य क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो इससे भी बच्चों की क्या होती है, इंक्वायरी करने में क्या होती है, बहुत हेल्पफुल होता है, जिससे बच्चों का क्या फिजिकल डेवलपमेंट या विकास बहुत अच्छे गति से होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, पर्यावरण प्रश्न उत्तर। अब पर्यावरण में बच्चे घूमने जा रहे हैं, हमारे आसपास के जो इलाके में बच्चे घूमने जा रहे हैं, तो उसके बारे में डेफिनेटली वो क्वेश्चन तो पूछने वाले हैं मैम से। तो उससे क्या होगा, उनका जो माइंड होगा बहुत अच्छे से शार्प होगा या डेवलप होगा, उनको हर फील्ड के बारे में क्या होंगी, बहुत सी जानकारी प्राप्त होंगी। किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा, पर्यावरण के द्वारा। इसके बाद है कचरा प्रबंधक कार्यशाला यानी होता है जो भी कचरे के बारे में क्या करते हैं, वो डिटेल हमको प्रदान करते हैं। जैसे गीला कचरे का यूज कैसे किया जाता है, सूखे कचरे का यूज कैसे किया जाता है, इसके बारे में क्या देते हैं, वो हमको जानकारी देते हैं। कौन, कचरा प्रबंधक कार्यशाला।
मतलब वो हमको कचरे का यूजेस बताते हैं कि ये ऐसे रिसाइकल किया जाएगा, इससे ये खाद बनाया जा सकता है, ये हमको क्या करेंगे, वह जानकारी हमको समझाएंगे। तो यही थी क्या, इस पर्यावरण शिक्षण प्रदान करने हेतु पाठ्य सामग्री क्रियाएं कुछ इस प्रकार थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है प्रयोगशाला विधि क्या है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है, ये क्या है, एक शिक्षार्थी केंद्रित एक चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस है। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये क्या है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसमें छात्र स्वयं प्रयोग करते हैं, खुद प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, खुद प्रयोग करके सीखते हैं। उपकरणों के माध्यम से, जो भी टूल्स होते हैं उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, बहुत सी चीजें सीखते हैं। उसके माध्यम से बहुत से तथ्यों का अनुभव करते हैं, बहुत से तथ्यों का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं और उन्हें सीखते हैं। यह करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड के नाम से भी क्या किया जाता है, इसे जाना जाता है। लर्निंग बाय डूइंग मेथड मतलब बच्चे खुद के द्वारा की गई या स्वयं करते हैं जो भी कार्य उसको ही क्या कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग मेथड कहा जाता है। प्रयोगशाला में छात्र की कल्पना शक्ति, जो भी इमेजिनरी पावर होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है बच्चों की। निरीक्षण, जो भी खोज करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसकी भी क्या मतलब कल्पना शक्ति, इमेजिनरी पावर भी बढ़ता है। निरीक्षण या खोज विधि भी खोज भी करते हैं बच्चे, अवलोकन भी करते हैं, करके देख कर महसूस करते हैं। मापन होता है उनका, या तोलन संबंधित प्रयोग, तोलन संबंधित योग्यताओं का विकास होता है। इसमें क्या होता है, तोलन संबंधित योग्यताओं का क्या होता है, बच्चों का समग्र विकास होता है। किस विधि में, प्रयोगशाला विधि में बच्चों का क्या होता है, कल्पना शक्ति, निरीक्षण और अवलोकन क्या होता है, विकास होता है। इससे कार्य से छात्रों की रचनात्मकता, मूल्य प्रवृत्ति में क्या होती है, संतुष्टि मिलती है। मतलब प्रयोगशाला विधि से बच्चे बहुत कुछ सी चीजें सीख लेते हैं। यही क्या थी, एक प्रयोगशाला विधि थी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है स्थान समय की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। स्थान समय की जो अवधारणाएं होती है उसको क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। स्थान यानी होता है स्पेस और समय यानी होता है टाइम की अवधारणा को क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट जो थ्योरी है उसको पढ़ते हैं। स्थान यानी होता है स्पेस एंड समय यानी होता है टाइम। ब्रह्मांड की एक मूलभूत संरचना है, ब्रह्मांड की स्पेस की क्या एक मूलभूत संरचना है जो घटनाओं के घटित होने, जो घटनाएं होती है उसको घटित होने का संदर्भ प्रदान करती है कि किस समय पर कौन सी घटना हुई थी, यह उसमें पता लगता है हमें। स्थान 3 आयामी होता है, 3 डायमेंशनल होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का विस्तार है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का क्या है, विस्तार है। जहां वस्तुएं स्थित होती है, जहां वस्तुएं क्या होती है, स्थित होती है। जबकि समय घटनाओं में निरंतर प्रवाह होता है। समय और घटना में क्या होता है, निरंतर प्रवाह, चेंजेस कुछ होते रहता है, जैसे वर्तमान, भूत, भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जैसे मैं आपको अभी 3rd नंबर का क्वेश्चन पढ़ा रही थी, वो क्या हो गया, भूत हो गया, मतलब पास्ट हो गया। जब अभी मैं आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, प्रश्न नंबर 4 मतलब प्रेजेंट हो गया ये। और फ्यूचर में कौन सा क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाऊंगी। तो उसके बारे में आप इसके हम बाद पढ़ेंगे। मतलब हमको क्या फ्यूचर की कुछ भी जानकारी नहीं है, जो हमारा जो बीत चुका है, पास्ट, भूत, उसके बारे में हमें जानकारी है। तो इसी के बारे में वो क्या करता है, हमको यह दर्शाता है। कौन, स्पेस एंड टाइम। स्थान और समय की अवधारणाएं, स्थान और समय की क्या कुछ अवधारणाएं हैं, जैसे कि स्पेस। सबसे पहला क्या है, स्पेस। यह वह विस्तार है, यह वह स्थान है जहां जगह, स्पेस यानी होता है जगह, जिसमें भौतिक वस्तुएं, फिजिकल जो वस्तुएं होती है और घटनाएं मौजूद होती है, फिजिकल वस्तुएं और घटनाएं जो मौजूद होती है, यह वस्तुओं की स्थिति, जो वस्तु की जो स्थिति है, प्लेस है, और आकार, जो शेप्स है, उसको क्या करता है, परिभाषित करता है। क्या, स्पेस, स्थान। सेकेंड है समय। समय यानी होता है टाइम। यह घटनाओं के अनुक्रम, जो सीक्वेंस होता है, उसको क्या करता है, विकास का मापन करता है, माप करता है, गिनता है उसे। जैसे सेकेंड, मिनट और घंटे। सेकेंड, मिनट और घंटे में क्या करता है, उसको मापता है। यह परिवर्तन
का परिचायक है। यह परिवर्तन का क्या है? परिचायक है। थर्ड पॉइंट है मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। किसी बड़े देश या क्षेत्र को एकरूपता, किसी बड़े देश या क्षेत्र को एकरूपता बनाए रखता है। एकरूपता में क्या करता है? बनाए रखता है। या केंद्रीय रखने के लिए केंद्रीय देशांतर पर आधारित समय है। केंद्रीय देशांतर पर क्या है? आधारित समय है। क्या? स्टैंडर्ड टाइम। तो यही क्या थी? इस समय और स्थान की अवधारणाओं को की स्पष्टीकरण था। कौन कौन सा? स्थान, स्पेस, समय एंड टाइम, मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम एंड सापेक्षता। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है एक अच्छी पाठ योजना के लाभ और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक अच्छी पाठ योजना के क्या लाभ होते हैं? यूनिट प्लान के क्या लाभ होते हैं? पाठ योजना किस लिए बनाई जाती है? टीचर को सब्जेक्ट में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है बच्चों को, यह समझाने के लिए या बताने के लिए एक पाठ योजना, एक यूनिट प्लान बनाया जाता है। तो पढ़ते इसकी लाभों को या प्रॉफिट्स को। पाठ योजना के प्रमुख लाभ इस प्रकार है। पाठ योजना में प्रमुख लाभ कुछ इस प्रकार हुए हैं या किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, पाठ योजना द्वारा अध्यापक पाठों के उद्देश्यों को भली भांति समझता है। अध्यापक क्या है? पाठों की जो उद्देश्य है, जो भी लक्ष्य होते हैं पाठों की, उसको क्या भली भांति समझ जाते हैं। क्योंकि टीचर ही लेसन प्लान बना रहा है तो उनको तो उनके जो पाठ का जो उद्देश्य है उनको तो पता ही होगा कि क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य होगा इस पाठ का। सेकंड पॉइंट है, पाठ योजना छात्रों में पाठ के प्रति रुचि बढ़ाने में क्या करती है? सहायता करती है या सहायक होती है। क्योंकि प्लान जो यूनिट प्लान होते हैं वो कौन बनाते हैं? टीचर बनाते हैं। तो टीचर को ही पता होगा कि बच्चों की जो रुचि है कैसे इस पाठ में बढ़ सकती है, क्या एग्जाम्पल देने चाहिए, क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिससे बच्चों की क्या इस पाठ में रुचि बढ़ सके। तो थर्ड पॉइंट है, नए पाठों का पूर्व पाठ के साथ उचित संबंध स्थापित करना। यह किसकी जिम्मेदारियां होती है? एक टीचर की जिम्मेदारियां होती है कि कैसे वो पुराने वाले पार्ट से रिलेटेड इस पार्ट में क्या कर सके, उनके ज्ञान के साथ वो जो पुराना प्रीवियस नॉलेज है उसको क्या कर सके, जोड़ सके, संबंध बिठा सके उसके बीच में। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, पाठ्य सामग्री पाठन समय के अनुसार व्यवस्थित रहती है। पाठ्य सामग्री क्या है? पढ़ते समय क्या होती है? व्यवस्थित रहती है। फिफ्थ पॉइंट है, छात्रों के स्तर एवं पूर्व ज्ञान पर पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है उस पर क्या करना चाहिए? पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो प्रीवियस नॉलेज है उसको भूल गए और बाकी दूसरा नॉलेज ही शुरू कर दिया या दूसरा ही कुछ पढ़ाने लगे। उनको प्रीवियस नॉलेज का भी बीच बीच में क्या कराना चाहिए? ज्ञान कराना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए। यह किसका काम होता है? टीचर का काम होता है। सिक्स पॉइंट है, यह अध्यापक में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। यह क्या करता है? टीचर्स में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। कौन? एक अच्छी पाठ योजना जो कौन बनाता है? टीचर्स बनाते हैं। सेवन पॉइंट है, यह अध्यापक को अपना मूल्यांकन करने में क्या होती है? सहायक होती है। अध्यापक जो टीचर्स होते हैं उसको वो क्या खुद का असेसमेंट बहुत अच्छे तरीके से इस पाठ योजना या यूनिट प्लान से क्या कर सकते हैं? वो अपना अच्छा असेसमेंट कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमसे कौन सी गलतियां हो रही है इस पाठ को पढ़ाने में, बच्चे क्यों इंटरेस्टेड नहीं है या बच्चे किस प्रकार से इंटरेस्ट ले सकते हैं इस पाठ में। यह किसकी जिम्मेदारियां होती है? टीचर की। इसलिए क्या यूनिट प्लान के क्या है? ये सब लाभ है कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? अपने यूनिट प्लान को एक अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो? बना सकते हो। तो यह क्वेश्चन क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर्स में क्या होगा? पूछा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो पुराने सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड अगला वाला भी सब्जेक्ट होता है, कि ऐसा नहीं है कि जो पुराने पेपर्स हो गए आपके तो वो जो पेपर्स है आपको उस घर पर आने के बाद उसका क्या करना है? एक अच्छे से पढ़ना है। जो क्वेश्चन हमें नहीं आए उसको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि जो हम ऐसा सोचते कि ये पेपर तो हो गया, अब ये क्वेश्चंस क्यों आएंगे दूसरे पेपर पर? ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डीएलएड में हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। तो जो पुराने जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए वो अगले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे इकाई योजना पुराने सब्जेक्ट में भी थी और ये वाले सब्जेक्ट में भी है। तो आपको क्या करना है? हर सब्जेक्ट को एक समान रूप से क्या करना है? पढ़ना है। और जो प्रीवियस जो हम अपने जो पेपर हो जाएंगे उसमें जो हमें क्वेश्चंस नहीं आए उसको भी क्या अच्छे से पढ़कर ही दूसरा पेपर देने जाना है। तो
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आप एमपी डीएलएड की 100% तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स जरूर परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को करते यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू क्लास।